दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब इंसान को अचानक से धोखा मिलता है वो पूरी तरीके से हिल जाता है, पर जब उसे ये मालूम चलता है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही है, ये जान करके वो अंदर से टूट जाता है और फिर जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला कर लेता है जिसका शायद कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुदी और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है राजस्थान प्रदेश के कोटा शहर की। कोटा का एक थाना पड़ता है भीम मंडी और इसी भीम मंडी थाना क्षेत्र का रहने वाला नीरज परासर। नीरज की पत्नी का नाम है सोहनी। नीरज के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है पीयूष, जिसकी उम्र है 11 साल, और बेटी का नाम है तान्या, जिसकी उम्र है लगभग 9 साल के आसपास। दरअसल दोनों बच्चे जो अपने ही इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 21 जनवरी की शाम के करीब 4 बजे के आसपास। दरअसल नीरज अपनी पत्नी सोहनी से कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। लेकिन नीरज को मार्केट गए हुए अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि अचानक उसके घर में गोलियां चलने की आवाज़ आस पड़ोस के लोगों को सुनाई देता है। एक पर एक कई सारी गोलियां चलने की आवाज़ जब पड़ोसी सुनते हैं, भागते दौड़ते नीरज के घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि उसके घर के अंदर से एक व्यक्ति अपने मुंह पे कपड़ा बांधे हुए वहाँ से काफ़ी तेज़ी में निकलता है और मौके से फरार हो जाता है। पड़ोसी जब घर के अंदर एंट्री करते हैं तो घर के अंदर का नज़ारा देख हर किसी का होश उड़ जाता है। दरअसल घर के अंदर सोहनी के साथ साथ उसके 11 साल के बेटे पीयूष का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। दरअसल दोनों को गोली लगी हुई थी और सोहनी की बेटी तान्या जो गेट पे खड़ी होकर के चीख चीख करके रो रही थी। पड़ोसी जैसी इस तरह की नज़ारा देखते हैं, सबसे पहले इस बात की जानकारी नीरज को देते हैं और साथ ही साथ पुलिस को बता देते हैं। इधर नीरज जब अपने घर पे पहुंचता है, पत्नी और बेटे की डेड बॉडी को जब देखता है, देख करके दहाड़े मार करके रोने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पे पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि सोहनी के सर में एक गोली लगा हुआ है, तो वहीं उसके बेटे पीयूष के पेट में एक गोली लगी हुई है। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहाँ पे पुलिस को 3 खोखे भी बरामद होती है। दरअसल एक गोली जो घर के सामने दीवार पे लगा हुआ था, जहाँ के निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर पूरे इस वारदात के बारे में नीरज से पूछताछ करती है। नीरज रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी और बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि चंद्रकांत पाठक ने किया है। चंद्रकांत जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास, जो मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला है। नीरज जब चंद्रकांत का नाम लेता है, पुलिस नीरज से पूछताछ करती है कि ये चंद्रकांत कौन है और तुम्हारी पत्नी के साथ उसका रिश्ता क्या है। इसमें नीरज पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरी पत्नी भी मध्य प्रदेश के मुरैना की ही रहने वाली है। दरअसल चंद्रकांत का मेरी पत्नी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था और करीब 2 महीने पहले चंद्रकांत मेरी पत्नी को लेकर भाग भी गया था। जब भागने की बात कहता है, पुलिस नीरज से पूछती है कि साफ साफ बताओ हुआ क्या था। इस पर नीरज पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, 2 महीने पहले नवंबर महीने में मेरी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी। 20 नवंबर को मैं ससुराल गया था। पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर कोटा मैं अपने घर पे आ गया था। 22 नवंबर को मैं वृंदावन में पूजा करने के लिए गया था, लेकिन 22 नवंबर को ही चंद्रकांत मेरे घर पे आया और मेरी पत्नी को लेकर भाग गया। दरअसल मेरी पत्नी को जब ले करके गया था, उस वक्त मेरे दोनों बच्चे घर में ही सो रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा पीयूष जब सो करके उठा, घर में जब अपनी माँ को नहीं देखा, फ़ोन करके मुझे बताया। जब मैंने अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू किया तब मालूम चला कि दरअसल चंद्रकांत मेरी पत्नी को लेकर भाग गया है। इसीलिए मैं थाने में जाकर अपनी पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराया था। पर जैसे ही 1.5 महीने का समय गुजरा, एक दिन मेरी पत्नी एक अनजान नंबर से मेरे पास फ़ोन की थी और वो बताए कि चंद्रकांत मुझे ज़बरदस्ती अपने घर में कैद करके रखा है, मुझे आ करके यहाँ से छुड़ा करके ले जाओ। इसीलिए मैं मुरैना गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर चला आया। जब मैं अपनी पत्नी को घर पे लेकर आया, उसका मोबाइल नंबर भी बंद करवा दिया ताकि चंद्रकांत मेरी पत्नी को परेशान न करे। नीरज जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, न जाने क्यों पुलिस को नीरज के बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस नीरज से कहती है कि हम कैसे मान लें कि तुम सच कह रहे हो। इसमें नीरज फिर से पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, अगर आपको शक है तो जा करके चंद्रकांत का उस फेसबुक आईडी को चेक कीजिए जो उसने रमेश चंद के नाम से
फर्जी बना रखा है। दरअसल उसी फेसबुक आईडी से वो मेरी पत्नी से बातचीत करता था। नीरज जब उस फेसबुक आईडी की बात कहता है, पुलिस अब सच पता लगाने के लिए उस फेसबुक आईडी को खंगालना शुरू करती है। आखिरकार पुलिस को वो फर्जी फेसबुक आईडी भी मिल जाता है। लेकिन पुलिस जब उस फेसबुक आईडी को चेक करती है तो उसके अंदर का मैसेजेस देख करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल 15 जनवरी को चंद्रकांत ने उस फेसबुक के जरिए सोहनी को 150 फ़ोटो भेजा था। दरअसल वो फ़ोटो किसी होटल के कमरे का था, जिस फ़ोटो के अंदर चंद्रकांत और सोहनी मौज मस्ती करते नज़र आ रहे थे। लेकिन पुलिस जब उसके अंदर का एक मैसेज पढ़ती है तो मैसेज पढ़ करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल 15 जनवरी को ही चंद्रकांत ने उस फेसबुक के जरिए सोहनी को एक मैसेज किया था कि मैं तुम्हें पहचानने में काफ़ी देर कर दिया हूँ, इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। पुलिस जब ये सारी डिटेल्स चेक करती है उसके बाद से पुलिस इतना तो यकीन कर जाती है कि चंद्रकांत का सोहनी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन पुलिस को अब ये भी लगता है कि शायद चंद्रकांत अब इस दुनिया में ना रहा हो, इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए चंद्रकांत को ढूंढना शुरू कर देती है। तभी जांच पड़ताल में मालूम चलता है कि दरअसल 20 जनवरी को चंद्रकांत राजस्थान प्रदेश के कोटा शहर में आया था और कोटा के ही एक होटल में ठहरा था। पुलिस को जब ये सारी डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद से पुलिस इतना तो यकीन कर जाती है कि चंद्रकांत जिंदा है। इसीलिए पुलिस अब चंद्रकांत को ढूंढने के लिए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब चंद्रकांत मध्य प्रदेश के श्योपुर में छुप करके बैठा हुआ है। खबरी जैसे ही चंद्रकांत का लोकेशन दे देता है, पुलिस अपनी टीम के साथ मध्य प्रदेश के श्योपुर में जाती है और वहां से चंद्रकांत को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब चंद्रकांत से सोहनी और उसके बेटे के हत्या के बारे में पूछताछ करती है, चंद्रकांत भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन चंद्रकांत पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं सोहनी और उसके बेटे को मारना नहीं चाहता था, पर हालात ही कुछ ऐसा पैदा हो गया कि मुझे इस तरह का कदम उठाना पड़ा। चंद्रकांत जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब सोहनी की शादी नहीं हुई थी। दरअसल मध्य प्रदेश के मुरैना में जहाँ पे सोहनी का घर होता है, उसी के पड़ोस का रहने वाला है चंद्रकांत। दरअसल चंद्रकांत और सोहनी बचपन से एक साथ ही पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बल्कि दोनों एक साथ जवान भी होते हैं। जवानी के दहलीज पे जब कदम रखते हैं, आखिरकार चंद्रकांत और सोहनी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी चंद्रकांत के साथ साथ सोहनी के घर परिवार वालों को मालूम चलता है। दोनों के परिवार वाले शादी की मंजूरी नहीं देते हैं और आखिरकार सोहनी के परिवार वाले उसकी आनन फानन में शादी कोटा शहर के रहने वाला नीरज पराशर से कर देते हैं। सोहनी जब शादी करके अपने ससुराल में आती है, शादी के बाद भी चंद्रकांत से बातचीत करना बंद नहीं करती है। लेकिन सोहनी जब ससुराल में आ जाती है, चंद्रकांत का मन नहीं लगता है, इसीलिए चंद्रकांत के परिवार वाले भी उसकी भी शादी कर देते हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, समय के अनुसार चंद्रकांत के साथ साथ सोहनी के भी 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बंद नहीं करते हैं। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू रहता है, इस बात की जानकारी सोहनी के पति नीरज को भी मालूम चल जाता है। नीरज भी अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोहनी अपने पति की बात नहीं मानती है और अपने पति के खिलाफ जाकर के चंद्रकांत से बातचीत करते रहती है। आखिरकार जब शादी के 12 साल का समय गुजर जाता है, नवंबर महीने में सोहनी जब अपने मायके में जाती है, वहीं पे चंद्रकांत से जब मुलाकात करती है, दोनों फैसला कर लेते हैं कि अब आगे की ज़िंदगी एक साथ गुजारेंगे। इधर नीरज जाकर अपनी पत्नी को मायके तो लेकर चला आता है, लेकिन उसके बाद से चंद्रकांत जब बिलासपुर में जाता है, इस बात की जानकारी जब सोहनी को मालूम चलता है। इधर 22 नवंबर को नीरज जब वृंदावन पूजा करने के लिए चला जाता है, सोहनी को मौका मिल जाता है। सोहनी चंद्रकांत को फ़ोन करके अपने घर पे बुलाती है और फिर चंद्रकांत के साथ भाग करके बिलासपुर में जाकर रहने लगती है। इधर चंद्रकांत जब सोहनी के साथ बिलासपुर में रहने लगता है, उसके बाद से पूरा जीवन उसके साथ ही बिताने का वादा कर लेता है और साथ ही साथ अपनी घर की सारी प्रॉपर्टी को बेच देता है और अपनी पत्नी को भी छोड़ देता है। अपनी घर की सारी प्रॉपर्टी लगभग 20 लाख रुपए में बेचता है। सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसा लेकर के सोहनी के साथ बिलासपुर में बड़े इत्मीनान से जीवन व्यतीत करने लगता है। पर जैसे ही 1.5 महीने का समय गुजरता है, जब 1.5 महीने दोनों एक साथ समय गुजारते हैं, अब छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दरअसल सोहनी को अब अफसोस होने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
इसीलिए एक दिन चंद्रकांत को बिना बताए हुए ही उसका 2 लाख रुपये और लाखों का गहना लेकर के वहाँ से फरार ही नहीं होती है, बल्कि जब मार्केट में निकल करके आती है एक अनजान नंबर से अपने पति के नंबर पे फ़ोन करती है और उसे मुरैना में बुलाती है। नीरज जब मुरैना में जाता है अपनी पत्नी को लेकर वापस घर चला आता है। लेकिन इधर चंद्रकांत को जब मालूम चलता है कि सोहनी ने उसके साथ धोखा ही नहीं किया है, बल्कि 2 लाख रुपये के साथ साथ गहने भी चोरी करके भाग गई है, इस चीज़ को चंद्रकांत बर्दाश्त नहीं कर पाता है। चंद्रकांत सोहनी के नंबर पर फ़ोन करके उसे वापस तो नहीं बुलाता है, लेकिन अपने पैसे के साथ साथ वो गहने वापस मांगता है। लेकिन सोहनी कुछ भी वापस करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए 15 जनवरी को उसी फेसबुक आईडी के जरिए चंद्रकांत लगभग 150 फ़ोटो सोहनी के फेसबुक आईडी पे भेजता है और भेज करके उसे धमकी देता है। कहता है कि अगर मेरा पैसा और वो गहना वापस नहीं दी तो मैं ये सारा फ़ोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सोहनी जब चंद्रकांत की बात नहीं मानती है, आखिरकार चंद्रकांत अब सोहनी को एक मैसेज करता है कि मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दिया है, इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूँ। चंद्रकांत इस दुनिया को छोड़कर जाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि इस तरीके से दुनिया छोड़ करके जाने से आखिरकार उसे हासिल क्या होगा। इसीलिए चंद्रकांत एक फैसला लेता है और 20 जनवरी को राजस्थान प्रदेश के कोटा शहर में पहुंच जाता है और वहीं पे एक होटल बुक करके दिन में ठहरता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास सोहनी के घर पे पहुंच जाता है और उसके घर की रेकी करता है। शाम के करीब 4 बजे के आसपास नीरज जैसे ही मार्केट के लिए अपने घर से निकलता है, चंद्रकांत सोहनी के घर के अंदर एंट्री कर जाता है। दरअसल उस वक्त सोहनी के घर के अंदर उसके दोनों बच्चे भी मौजूद थे। चंद्रकांत जब सोहनी के घर के अंदर जाता है, उससे अपने पैसे और गहने वापस मांगता है, लेकिन सोहनी कुछ भी वापस करने के लिए तैयार नहीं होती है। इसीलिए चंद्रकांत अपने पास से उस रिवॉल्वर को निकालता है और उसे दिखाकर सोहनी को धमकाने लगता है। लेकिन उसके हाथ में रिवॉल्वर जब सोहनी का बेटा पीयूष देखता है, जाकर उसे पकड़ लेता है। जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, न जाने कैसे ट्रिगर दब जाती है और वो गोली पीयूष के पेट में लग जाती है, जिसकी वजह से पीयूष की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। पीयूष की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से अब चंद्रकांत अपने आप को बचाने के लिए मजबूर होकर के सोहनी के ऊपर भी गोली चला देता है। लेकिन पहली जब गोली चलाता है वो जा कर के दीवार में लग जाती है। दूसरी गोली जब चलाता है, आखिरकार वो गोली जा कर के सोहनी के सिर में लग जाती है। लेकिन इससे पहले कि सोहनी के ऊपर वो गोली चलाता, सोहनी इस प्रकार से डर गई थी कि अपनी बेटी को लेकर के दरवाजे से बाहर फेंक देती है, जिस वजह से सोहनी की बेटी तन्या जिंदा बच जाती है। सोहनी और उसके बेटे की जब मौत हो जाती है, गोली चलने की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, भागते दौड़ते जब नीरज के घर के तरफ जाना शुरू करते हैं, चंद्रकांत भी इस प्रकार से डर जाता है कि अपने मुंह पे कपड़ा बांध करके काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकलता है और मौके से फरार हो जाता है। पर चंद्रकांत जब वहाँ से फरार होता है, सबसे पहले भाग करके दिल्ली में जाता है और एक दिन वहाँ पर ठहरने के बाद मध्य प्रदेश के श्योपुर में आ जाता है। लेकिन श्योपुर में जैसे ही पहुँचता है, कोई खबरी उसे देख लेता है और इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। वाकई में चंद्रकांत जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस चंद्रकांत को अपने हिरासत में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर कुछ अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम जो ज़िला वैशाली बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं एनके छारी। एनके छारी जो ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं महबूब अली। महबूब अली जो मथुरा गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं आबिद अली। आबिद अली जो तमिलनाडु प्रदेश के रहने वाले हैं। पांचवें मेरे व्यूअर हैं अजय कुमार। अजय कुमार जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज। डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज जो दिल्ली में रहकर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मूल रूप से अररिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।